देखिए एक्सरसाइज 3 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या है। आप जरा, मैं पढ़ रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर रुपीज 60,000, बिल्डिंग रुपीज 2 लाख एंड मशीन रुपीज 1,40,000। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस शुरू किया तो कैश भी दिया उसने, फर्नीचर भी दिया, बिल्डिंग भी दी, मशीन भी दी, ये सारी की सारी एसेट्स वो बिजनेस को दिया। जबकि हम पहले के जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में क्या था कि आपका जो वो यही लिखा होता था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे क्या है कि कैश के अलावा और एसेट्स भी दे रहे हैं। तो अगर हम बात को समझें तो इसका मतलब क्या है कि देखो भाई, अलग अलग एंट्रीज होनी चाहिए। कैसे अलग अलग एंट्रीज? सबसे पहले उसने कैश दिया। किसने कैश दिया? ओनर ने। ओनर ने कैश दिया, तो एक एंट्री तो कैश की होनी चाहिए ओनर के साथ में। फिर उसने हमें फर्नीचर दिया, फिर उसने इसी तरह से बिल्डिंग दी, फिर उसने हमें मशीन दी। तो अब चूंकि ये एक साथ के ट्रांजैक्शंस हैं तो हम इनकी चाहे तो अलग अलग एंट्री पास करें और चाहे तो हम एक साथ भी सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर सकते हैं। इसको हम जब मर्ज करके पास करते हैं एंट्रीज को तो हम कंपाउंड एंट्रीज करते हैं। तो हम इसमें कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे पहले मैं आपको बता रहा हूं, और इंडिविजुअली अलग अलग पास करना कोई अच्छी अप्रोच नहीं होगी। सही अप्रोच क्या होगी कि हम इसको कंबाइन करके बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो हमारी जो पहली एंट्री होती है, उसने कैश दिया तो हमारी एंट्री है जी कैश अकाउंट डेबिट। और किसने दिया? ओनर ने। तो ओनर की जगह पे हम क्या लिखते हैं? ये लास्ट क्लास में समझा था, ओनर जब भी बिजनेस को कुछ दे रहा होता है तो हम कैपिटल लिखते हैं, और अगर बिजनेस से कुछ ले जा रहा होता है तो हम ड्राइंग्स लिखते हैं। तो उसने कैश कितना दिया? 1 लाख। तो एक एंट्री तो हमारी होगी ये कैश टू 1 लाख। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, या बीइंग कैश ब्रॉट इन बिजनेस इनटू बिजनेस बाय ओनर। फिर इसने क्या दिया हमें? फर्नीचर। फर्नीचर कम्स इन क्रेडिट द गिवर ओनर। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अगर ऐसे एंट्री पास नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऐसे एंट्रीज बनती हैं। तो अगली एंट्री होती है जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल? एक्चुअली यहाँ पे तो आना था ओनर, और आपको पता है ओनर नहीं लिख सकते हम। ओनर की जगह पे हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, या ड्राइंग्स। जैसे गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते थे परचेज एंड सेल्स। तो यहाँ पर इसने फर्नीचर कितने का दिया हमें? 60,000 का। तो अगली एंट्री ये हो गई 60,000 के फर्नीचर की। इसके बाद फिर इसने हमें बिल्डिंग दी, तो हमारी एंट्री क्या होती है जी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। Why building account is debited here? Because building falls in real account, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Since owner is giving us building it comes in, so we will apply the rule debit what comes in, hence building is debited. Building कितने की आई थी? 2 लाख की। Credit the giver. Who is the giver here? ओनर। ओनर तो लिख नहीं सकते, we will write capital in the place of owner। और इसके बाद इन्होंने हमें दी मशीन। तो अगली एंट्री होती है जी मशीन अकाउंट डेबिट, उसी तरीके से टू कैपिटल अकाउंट, और ये है इसका अमाउंट 40,000 रुपीज। तो देखा जाए तो इसकी 4 एंट्रीज होती हैं, एक कैश देने के लिए, एक फर्नीचर देने के लिए, एक बिल्डिंग देने के लिए, एक मशीन देने के लिए। हम इन सारी एंट्रीज को मर्ज करके एक साथ भी लिख सकते हैं। जब हम जर्नल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए
कि डेबिट का पार्ट डिफरेंट है, हर जगह पर डेबिट अलग है। यहाँ पे क्या है आपका, पहले वाले में आपका डेबिट जो है देखिए कैश है, फिर आपका फर्नीचर है डेबिट, फिर आपकी बिल्डिंग है डेबिट, आपकी मशीन है डेबिट, पर कैपिटल क्रेडिट है। तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं, हम मर्ज करके इसको आंसर ऐसे दे सकते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस। इसी में हम लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000। फिर इसी में हम लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। फिर इसी में हम लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट 40,000। सब में कॉमन देखिए 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल, तो नीचे हम कॉमन लिख देंगे 2 कैपिटल। और इन सारे जो क्रेडिट के पार्ट थे उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कैपिटल कितना क्रेडिट है, 1 लाख 60,000, 2 लाख एंड 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीस। ये हमने मर्ज करके एंट्री पास कर दी। इधर पे आप डेट लिखेंगे, आपको पता है यहाँ पर ये जो है आपका अमाउंट कॉलम डेबिट का और ये क्रेडिट का कॉलम। तो देखिए हो क्या रहा है, आप जो है बस इतनी सी बात समझिए कि ये हमने मर्ज कर दिया। अब ऐसा है कि मर्ज करके ये नहीं कि सारे पूरे जितने भी टीचर ने क्वेश्चन दिए सारे मर्ज करके एक साथ पूरी एंट्री बना दी। ये अगर एक ही समय का एक सेम उसी समय का ही इवेंट है तो आप मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको मर्ज नहीं करोगे, अलग अलग आप करोगे। अब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैश दिया ओनर ने, फर्नीचर दिया ओनर ने, बिल्डिंग दी ओनर ने, मशीन दिया ओनर ने, तो ये एक साथ भी बता सकते हैं कि भाई ये इतनी सारी एसेट ओनर ने दी है एक साथ, तो ये एक ही समय का ट्रांजैक्शन था, सो वी कैन मर्ज। हर केस में ऐसा नहीं कि आप मर्ज कर सकते हो, धीरे धीरे समझते जाएंगे कि कब हम मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जो एंट्रीज आपकी इंडिविजुअल चल रही थी उनको हमने जोड़ के एक कंपाउंड एंट्री कर दी। तो बेटर अप्रोच जो होगी वो ये वाली अप्रोच होगी। ये सही है पर ये शो करता है कि कहीं से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो हम लोग ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे। तो प्लीज ईशान जी आप बताइए इसमें कौन सी बात मैं दोबारा बताऊं जो आपके समझ में नहीं आई। नहीं सर, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, और कौन, और किसी का कोई डाउट हो? पलक जी आप बताइए। वंशिका जी। लाइक हम लोग कुछ कॉलम भी करवाना होगा। हाँ जी, तो इसमें कॉलम पर इसको एक घाट पूरा लिख देंगे। सर ऐसे जैसे आपने वाला इसको नहीं लिखेंगे जो आपने फर्स्ट टाइम पे लिखा था। मैं समझ नहीं पाया, कि फिर से बोलिए एक बार। लाइक जैसे आपने वाला कैश वाला लिखा है तो हम लोग इसको बना के पहले पूरा नहीं लिखेंगे, इसी को डायरेक्टली लिख देंगे। ये वाला जो पहले वाला पार्ट है ये वाले की बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो आप? ये 4 अलग अलग एंट्रीज करने के बजाय, क्योंकि एक ही समय का ट्रांजैक्शन था तो इनको जोड़ करके मर्ज करके एक सिंगल एंट्री पास करी जाएगी। ये अलग अलग नहीं पास करना। आप अलग अलग पास करते हो तो इट्स ओके, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, पर इससे ये मतलब समझ में आता है कि आपको अकाउंट्स अच्छे से नहीं आती, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। क्योंकि एक समय का ट्रांजैक्शन था तो आप मर्ज कर सकते हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें बताना है टीचर को कि हमें सब चीजें अच्छे से समझ है। ये हमने क्या करा कि कॉमन इसमें से क्या निकाल लिया, 2 कैपिटल कॉमन था, हमने मर्ज करके कर दिया। पर अब ये आप एक बात और समझेंगे, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये नहीं कि आप 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके इसमें से कॉमन लेके एक आंसर दे दो। 1 अलग होगा, 2 अलग होगा, क्योंकि ये एक ही जगह पर सारा था ट्रांजैक्शन, तो इसलिए यू कैन मर्ज।
अदरवाइज नहीं कर सकते। ये नहीं कि 1 का पार्ट 2 में मर्ज कर दो, 2 का 3 में मर्ज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। 1 के अंदर अगर मल्टीपल इफेक्ट्स हैं तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आपको इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर वे में कॉलम्स बनाने हैं। आपको 2 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। वो बात है। हाँ, ये ऐसे कॉलम्स बनाएंगे, उन कॉलम्स में आपने एंट्रीज यहाँ पर लिखनी है। अब चूंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है ड्रॉ करने में, तो मैंने बोला कि इसलिए इस पार्ट को स्किप कर दिया मैंने, इसलिए आपको डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया। ये डेट कॉलम, ये पर्टिकुलर। अच्छा, हम आगे चले। वंशिका। यस। अब देखिए, इसमें एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए। गुड्स परचेज फॉर कैश आपको पता है, मैं सीधा ही आपको एंट्रीज बता देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी रिपीट हुआ, प्रैक्टिस के लिए शीट थी ये। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आपको एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने, हालांकि शॉर्टकट जो होते हैं वो सारे बेकार टीचर्स बताते हैं। शॉर्टकट्स मैंने इसलिए बता दिया कि आप फटाफट से आंसर दे सकें। मैं कभी भी प्रिंसिपल्स को स्किप करने के पक्ष में नहीं रहता, हमेशा हमें प्रिंसिपली स्ट्रांग होना चाहिए, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं फिर से वो शॉर्टकट एक बार बता देता हूँ, और शॉर्टकट बताने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप समझ चुके हो, आप रीजन जानते हो, आप फटाफट से आंसर दे सके क्लास में, इसलिए शॉर्टकट्स। परचेज डेबिट आइटम है, सेल्स क्रेडिट आइटम। तो जब भी परचेज कुछ कर रहे होंगे, गुड्स की परचेज कर रहे होंगे, तो वी विल राइट परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में इफ कैश गोज आउट तो टू कैश। अगर हम उधार ले रहे हैं तो नेम ऑफ द पर्सन, और इफ वी डोंट नो द नेम ऑफ पर्सन वी विल राइट डेटर। चलिए, ये सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक, 8 तक। ये हम बीच में एग्जांपल्स ले लेके समझ चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे 9 ऑनवर्ड। 9th का बड़ा ही सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, बड़ा ही इजी सा ट्रांजैक्शन है। मेरे को यकीन है कि आप लोग खुद आंसर दे दोगे, और मैं 9 एक रीजन से आपको करा रहा हूं, मुझे पता है कि इजी है। रेंट पेड बाय चेक। तो रेंट पेड बाय चेक यानी कि रेंट दिया हमने और चेक से दिया। कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड है? एक तो अकाउंट है जी रेंट, और इस रेंट के बदले रेंट में कैसे पेमेंट किया, क्या इसका कंसिडरेशन में क्या दिया? हमने दिया जी चेक। आप ये समझ चुके हो पिछले सेशंस में कि चेक वर्ड नहीं यूज करते। जब हम चेक दे रहे होते हैं तो देते समय हम लोग यूज करते हैं बैंक, क्योंकि हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आप हमारे यहाँ से पेमेंट करें। अब ये जो रेंट है आपका, ये किस कैटेगरी में? ये है आपका नॉमिनल कैटेगरी में, और बैंक है आपका पर्सनल कैटेगरी में। नॉमिनल का रूल होता है जी डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखिए, रेंट जो है वो डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में डेबिट में होगा, किसी में क्रेडिट। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम रेंट पे करते हैं, हम लोगों को किराया दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो हम उसको डेबिट लिखेंगे। और इसी तरीके से अगर वो रेंट हमको मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम होगी। डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, वो इनकम होगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। बात समझ गए आप? तो अब यहाँ पे रेंट हम दे रहे हैं, चूंकि हम रेंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो हम लोग इसको डेबिट लिखेंगे। बैंक के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने चेक दिया, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी पेमेंट करने के लिए, तो बैंक हमारे जो बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस, वहां से उठा करके उसको जो चेक लेके आएगा उसको पेमेंट कर, तो गिवर हो गया बैंक।
अगर ये गिवर हो गया तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक था, पर चेक नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं जी चेक की जगह पर बैंक। और अमाउंट है इसका 11,000 रुपीज। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे चलते हैं, मुझे यकीन है कि कोई डाउट नहीं होगा। 10th वाले में हम इसी से रिलेटेड एक बात समझेंगे और इसमें मैं अब कुछ और नई चीजें भी बताता हूँ आपको। हम अभी जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो हम जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, ये पूरे की पूरा जो है ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। एक और अप्रोच भी होती है जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच में छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि जैसे आपके रूल्स हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप यहाँ पे रियल, पर्सनल और नॉमिनल 3 कैटेगरी बना के उनके रूल्स यूज करते हो। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि हम यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज। जैसे यहाँ पे कैटेगरी थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल, यहाँ पे कैटेगरी है एक्सपेंसेस। इनकम्स। यहाँ पे रियल, पर्सनल, नॉमिनल से सोच के अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पे एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनको सोच के रूल्स बनाए जाते हैं। एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट से इंक्रीज, यानी कि डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। यहाँ पे रूल्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल की जगह पर चेंज हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे। दोनों से आंसर्स उतने ही आएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपको रूल अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को करना है। मन में जो इजी लगेंगे उसको यूज करना है, या दोनों को मर्ज करके यूज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे एक काम और कम करना पड़ता है, हमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल नहीं सोचना पड़ता। यहाँ पे ये देखना होता है ये एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, ये सोचना होता है। तो यहाँ का जो पहला रूल है, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स, यानी कि कोई भी एसेट अगर बढ़ रही है तो उसको आप डेबिट कर दो, और अगर कोई भी एसेट घट रही है तो उसको आप क्रेडिट कर दो। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी हम इस रूल्स के हिसाब से समझेंगे। आप सम्स करने के लिए जो मर्जी यूज करो, पर आपको थ्योरेटिकली ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों मेथड्स हैं। तो थ्योरी से आपको आंसर देते समय दोनों मेथड्स के बारे में लिखने को आ सकता है। लायबिलिटीज के लिए ठीक इसका उल्टा रूल, डेबिट से लायबिलिटीज माइनस होती हैं और क्रेडिट से लायबिलिटीज प्लस होती हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपका लिखने के लिए आपको ये लिखना है डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। लायबिलिटीज के लिए उल्टा है, डेबिट ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस के लिए डेबिट ऑल इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। इनकम्स के लिए उल्टा है, डेबिट ऑल डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, incomes and credit all increase in income. Debit all decrease in incomes and credit all increase in incomes. अब आप इन रूल्स को यूज करके भी जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। कुल मिला के पर्पस क्या है कि आपको ये समझना है कि भाई डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मॉडर्न अप्रोच को कैसे यूज करते हुए हमने चलना है।
अब जैसे जी हमने बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, रुपीज 5 लाख। दो चीजें ढूंढनी है, कौन कौन सी? एक तो भाई कैश आ गया और दूसरा आपका आ गया बिल्डिंग। हम वहां पे देखते थे ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। यहां पर हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से अभी फिलहाल ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। कैश एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है। एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट लिख दीजिए, घट रही है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो बिल्डिंग वाली जो एसेट थी वो बढ़ रही थी, ये प्लस होगी और प्लस करने के लिए डेबिट करना है। और ये वाली एसेट घट रही है, माइनस हो रही है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहां पर रूल क्या यूज करना होता है कि जो एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट लिख दो, जो एसेट घट रही है उसको क्रेडिट लिख दो। तो हमने बोला जी बिल्डिंग बढ़ रही थी इसलिए हमने इसको डेबिट लिखना है। बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ रही है, खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ रही है इसलिए हम उसको डेबिट करें। और कैश चले जा रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करें। तो यू कैन यूज एनी ऑफ द अप्रोच। ये आप मन में कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, ये कोई आपसे पूछने थोड़ी ना वाला है कि आपने क्या सोच के किया, आप आंसर किस सोच के से कर रहे हो। ये तो आपको जिससे इजी लगे वैसे कर लो आप। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दोनों अप्रोच को माइंड में रखते हैं और दोनों के हिसाब से तुरंत के तुरंत सोच के डिसीजन ले लेते हैं। तो हमारी जो डेबिट है और क्रेडिट है, इस रूल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मैं शीट प्रोवाइड करूंगा। एसेट्स जो होंगी डेबिट से प्लस होगी और क्रेडिट से माइनस होगी। लायबिलिटीज के लिए इसका उल्टा रूल, ये डेबिट से माइनस और क्रेडिट से प्लस। एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक साथ बात कर लें हम, ये डेबिट से प्लस, क्रेडिट से माइनस। इनकम्स के लिए उल्टा रूल, माइनस प्लस। तो अब आप, ये मॉडर्न अप्रोच है, आप जैसे मर्जी सोच के करिए। हम कोई एग्जांपल लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से करने के लिए। मशीन परचेस्ड in credit from Ram costing rupees 3 लाख। ये ट्रांजैक्शन रहा। हमने एक मशीन खरीदी, उधार में खरीदी और राम से खरीदी। तो इफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? जिसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक तो भाई मशीन का रखना चाहिए, क्या आ रहा है अपने पास, मशीन कहाँ से आ रही है, राम से। पैसे तो दिए नहीं, कैश आएगा नहीं। मशीन और राम, इन दोनों का हमें रिकॉर्ड मेंटेन। मशीन एसेट है, खरीद रहे हैं। अगर मशीन एसेट है, एसेट आ रही है, एसेट बढ़ रही है, तो क्या कर रहा है जी? डेबिट। तो इसका मतलब इस रूल के अनुसार डेबिट और इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ रही है, मशीन बढ़ रही है। क्योंकि मशीन बढ़ रही है इसलिए डेबिट होगा और राम क्रेडिट होगा। राम क्यों क्रेडिट होगा? राम को इतने पैसे देने हैं, हमारा इतना कर्ज बढ़ रहा है, हमारा लायबिलिटी हो गई। इतने पैसे राम के देने, क्योंकि हमने पैसे दिए नहीं, तो राम के प्रति इतनी देनदारी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी कहां से बढ़ती है? ये आपका रूल कहता है, मॉडर्न अप्रोच, लायबिलिटीज क्रेडिट से बढ़ती है।
लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट लिख दीजिए, घटेगी डेबिट लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री हमारी क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एंट्री वही बनेगी, पीछे जो बैक ऑफ द माइंड सोचने का तरीका है वो दो अप्रोच है। रियल पर्सनल नॉमिनल से सोच लीजिए या आप सोच लीजिए एसेट लायबिलिटीज एक्सपेंस इनकम। इसमें प्लस माइनस के हिसाब से सोचना है, वहां कम्स इन गोज आउट रिसीवर गिवर इसके हिसाब से सोचना है, जो आपको इजी लगे उस हिसाब से। कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। देखिए अपने ना अकाउंट्स के अंदर ना बड़ी पकाऊ थ्योरी है। हमने उस थ्योरी को क्या करा है कि एक साथ नहीं डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते रहूंगा डेली के डेली थ्योरी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा वंशिका। थ्योरी तो अच्छे से आती ही होनी चाहिए हमें। पर हम थ्योरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, पता है आपको स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स थ्योरी के। मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बीच बीच में बताता रहता हूँ, जैसे आज मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताई, बीच में टर्म्स में बताता रहता हूँ। इसके बाद हम नोट्स लेके फिर जब हम परफेक्ट हो जाएगा, जब हमें इजी लगने लगेगा तो मैं डेफिनेशंस लेके आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो डेफिनेशंस भी आपको पता, हम लीगल लैंग्वेजेस को भी कंसीडर करके। पलक जी आप बताइए, कुछ बताना है मुझे तो। तो वैसे एक पर्सनल ओपिनियन बताइए कि ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है या मॉडर्न अप्रोच इजी लगी? पलक आपको क्या कौन सा ठीक रहा? ट्रेडिशनली ठीक है ना, उसमें कम्स इन गोज आउट सब क्लियर हो जाता है। हालांकि इसमें आप ना अभी प्रैक्टिस करोगे ना एक दो क्लासेस के बाद तो अपने आप ही आपको आइडिया आने लग जाएगा, अरे ये एसेट बढ़ रही सीधा इसको डेबिट लिखो, तो आप इतना शॉर्टकट में यूज करने लग जाओगे। तो मॉडर्न अप्रोच इज आल्सो गुड, वो स्पीड बढ़ा देती है। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम लोग। हम वापस अपने ट्रैक पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस पे। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, नहीं 10 है, अभी हमने 9 किया था। यहाँ लिखा हुआ रेंट पेड बाय चेक, ये हमने अभी किया। और जो 10th है उसमें लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5000। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या समझते हो ईशान? क्या होता है आउटस्टैंडिंग? हर्षित आप क्या समझते हो आउटस्टैंडिंग का मतलब? सर उधार टाइप। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, पेंडिंग। वैसे तो आउटस्टैंडिंग का इंग्लिश में मतलब होता है बेहतरीन, जबरदस्त, बढ़िया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। पर अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग का मतलब जो है वो है बकाया, पेंडिंग लायबिलिटी। अगर मान लीजिए मैंने अपना किराया नहीं दिया तो मैं अपनी लैंग्वेज में कहूंगा भाई मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है। मैंने अपने स्कूल की फीस नहीं जमा करी तो मैं कहूंगा भाई मेरी स्कूल की फीस आउटस्टैंडिंग चल रही है। मैंने किसी को कमीशन पे करनी थी, अभी तक पे नहीं करी, तो मैं बोलूंगा जी कमीशन आउटस्टैंडिंग। या मैं बोलूं जी मैंने अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं अभी तक दी है, तो इसका मतलब मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग चल रही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया, यानी कि लायबिलिटी है, जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि ये उधार शो करता है। अब इसी एंट्री के साथ में अब थोड़ा थोड़ा हमें मॉडिफिकेशन सीखना होगा और स्पीड से भी चलना होगा। हम ऐसे ये ड्रॉ करके इतने लंबे प्रोसेस से नहीं करते रहेंगे। अब आप मन में सोचने का काम करेंगे कि ये 2 अकाउंट है, इसका रूल ये होगा। लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट आंसर्स पे चलने वाले एक और क्लास के बाद। देखिए जब हमने रेंट पे किया था तो एंट्री थी हमारी रेंट टू बैंक। अब की बार क्या है, चेक से पे किया था इसलिए हमने यहाँ बैंक लिखा। बाय द वे अगर हम कैश पे कर रहे होते तो हमने यहाँ पे लिखा होता जी टू कैश। कैश क्यों लिखा होता? कैश गोज आउट, कैश जा रहा था, ठीक है।
रियल अकाउंट का था अगर कैश दे रहे होते। पर अब की बार क्या हुआ जी, हमने चेक भी नहीं दिया, कैश भी नहीं दिया, ये पूरा पार्ट बाकी आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट तो एक्सपेंस था, डेबिट हुआ, पर क्रेडिट में क्या है, कुछ आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखे, क्योंकि रुपए दिए नहीं इसलिए टू कैश नहीं आ सकता, चेक दिया नहीं इसलिए टू बैंक नहीं आ सकता, तो ये वाली प्लेस खाली पड़ी हुई है। अब ये अगर हम मॉडर्न अप्रोच को यूज करेंगे तो बड़ा इजी हो जाए। हमारा रेंट बाकी है, हमने रेंट दिया नहीं है, इसलिए हमारी एक लायबिलिटी जनरेट होगी, और लायबिलिटीज जब भी जनरेट होंगी, लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट से बढ़ेंगी। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है। तो हमें क्या करना होगा, लायबिलिटीज को क्या करना होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लायबिलिटी। तो इस जगह पे हम एक नया अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट्स में यही ट्रेंड है, इस तरीके से धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जब हमारा किराया बाकी है तो हम लोग लिखेंगे जी रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाने का मतलब क्या है कि एक लायबिलिटी है यहाँ पर। तो ये रूल क्या लगा, मॉडर्न से इजी रहा ये हमारे लिए। रेंट एक्सपेंस था, एक्सपेंस डेबिट से बढ़ते हैं इसलिए इसको हमने डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग जो था अकाउंट था वो हमारी लायबिलिटी थी इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। तो हमने लिखा जी टू रेंट आउटस्टैंडिंग। और अगर हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हुए चलें तो हमारी एंट्री तो ये होती है जी, रेंट जब हमने पे कर दिया तो रेंट टू कैश है, अगर नहीं पे किया वो बाकी चल रहा है तो वी विल राइट रेंट आउटस्टैंडिंग। ओएस मींस आउटस्टैंडिंग, शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 40 मिनट्स के एक पीरियड होता है यहाँ पर, और उसके बाद ये हमें क्लास से लॉग आउट कर देता है। तो ये मुझे लॉग आउट करने की बात कर रहा है, सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है लॉग आउट होने वाले हैं। तो अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप तुरंत के तुरंत लॉग इन कर लीजिएगा इमीडिएटली। हम जब तक बात करते जा रहे हैं, जब भी ये लॉग आउट करेगा आप लॉग इन करिएगा, इमीडिएटली लॉग इन करिएगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर वो हमसे कहता है कि सैलरी पे कर दीजिए, सैलरी पेड है 5000 रुपीज, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्यों डेबिट करी, सैलरी इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अब अगर मॉडर्न अप्रोच को यूज करें तो एक्सपेंस था, डेबिट करना था बढ़ने पे, कैश एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रही है, एसेट डेबिट से इंक्रीज होती है, क्रेडिट से डिक्रीज होती है। तो कैश जा रहा था, एसेट घट रही थी, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अब यहाँ पर अगर आप कैश नहीं देते हो, वो कहते हैं जी सैलरी बाकी है, तो वी विल राइट सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे आया, ये एक लायबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, फीस आउटस्टैंडिंग, ये हमारे कर्ज दिखा रहे हैं। अगर कोई कर्ज बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट से बढ़ेंगे, एसेट डेबिट से बढ़ेंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट से बढ़ेंगी। इसी तरह से अगर वेजेस बोलते हैं जी पेड है तो वेजेस टू कैश, अगर बोलते हैं जी वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वी विल राइट वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, या वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक ही बात। चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख लीजिए, चाहे आप सैलरी आउटस्टैंडिंग पहले लगाते हैं या आगे लगाते हैं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग इज सेम। ये हमेशा क्यों डेबिट हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रही है, वेजेस डेबिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है, सीधी सी बात है क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। आते हैं हम आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर स्टोलन। ये लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स चोरी चले गए तो क्या एंट्री होगी वंशिका? So loss by theft, debit to purchases account. गुड, मेरे ख्याल से सबको याद होगा।
अगर आप कहें तो मैं दोबारा इस ट्रांजैक्शन को बताऊं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं आगे। पलक जी आपका क्या कहना है, कंटिन्यू करूं या इसको दोबारा से बताऊं? कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए देखिए, बड़े सिंपल वे में समझना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ जस्ट जोकिंगली, कि अगर टीचर लोगों के बस में चले ना तो वो हर चीज का कोर्स रख दें। वो ना, या आपका जो टीवी का रिमोट होता है ना, उससे टीवी चलाने का भी कोर्स कर दें। ट्रेडिशनल वे जो पढ़ने का वो क्या है कि ये रिमोट रखो, रिमोट की एक फोटो बनाएंगे पहले, इसके ये स्विचेस होते हैं, इससे ये ऑन होता है, इससे ये ऑफ होता है, इससे इंक्रीज होता है, इससे डिक्रीज होता है। और बहुत सारे स्टूपिड्स जो होते हैं बच्चे, वो उस चीज को रट रहे हैं कि ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के में यहाँ से भी इंक्रीज होगा, यहाँ से ये डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, चैनल चेंज, ऐसे पढ़ते हैं। इस तरीके का सिस्टम। पढ़ाई कुछ होती नहीं है, पढ़ाई एकदम सिंपल सी चीज। आपने जस्ट इन्वॉल्व करना है नॉर्मली, इसको आप मान के चलना है कि यूर डेवलपिंग स्किल। आपने कोई इसका कोर्स किया कि टीवी कैसे ऑपरेट करना है, टीवी कैसे चलाएं रिमोट से, अगर टीचर को देंगे तो इसका एक कोर्स बना के पढ़ाएंगे। तो शुरू में मेरा जो अप्रोच है वो पूरा ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल नॉर्मल वे में। मैं कोई डेफिनेशंस की बात नहीं करता, कोई कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं, साधारण तरीके से बातों को समझते हैं और चलते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे थियोरेटिकली उसको मर्ज करके हम लोग करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, ट्रांजैक्शन नंबर 12 में अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम और हुई कि क्या हुआ, कुछ बच्चे ये सोचने लगे सर ने तो बेसिक्स में कुछ कराया ही नहीं। अब स्टार्टिंग में मैं आपको 3 चैप्टर की 4 चैप्टर की थ्योरी पढ़ा दूं तो पहले एक सोएगा, दूसरा सोएगा, सोते सोते फिर बेड पे आ जाएंगे, फिर चद्दर ओढ़ करके सब सोने लग जाएंगे। तो थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ानी, थ्योरी धीरे धीरे बीच में आती रहेगी। आते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है भाई, लिस्ट प्राइस। LP इज लिस्ट प्राइस, ₹20,000, TD इज ट्रेड डिस्काउंट एंड CD इज कैश डिस्काउंट। इसके अंदर 3 नए वर्ड आए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड लिस्ट प्राइस। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझते हैं। देखिए, इसकी पूरी थ्योरी से डिफरेंस टेबल बनता है, पूरी थ्योरी का एक शीट है इसकी, वो पूरी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको कुछ भी थियोरेटिकल पार्ट पे एम्फेसिस देने वाला ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कैजुअल लैंग्वेज में कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। And what is cash discount? दो तरह की डिस्काउंट होती हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब आप बल्क में क्वांटिटीज परचेज करते हो, या कोई ऑफर चल रहा होता है, या कोई रिड्यूस प्राइस वाले कुछ कैटलॉग प्राइस से रिड्यूस करके वहां पे आपको मिल रहा होता है ऑफर्स, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यूजली ये बल्क बाइंग के लिए होता है। जैसे आपने कुछ सामान खरीदने गए, पता चला कि वो बोलते हैं कि 100 रुपीज का एक पीस है। वो कहते हैं कि अगर आप 20 पीसेस लेंगे तो हम 100 की जगह आपको 90 के रेट से देंगे। ये हमने आपको ऑफर दिया। लिस्ट प्राइस का मतलब जो उस पर टैग लगा हुआ है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है प्राइस, उसको कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं और लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो वो कहता है कि भाई अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो हम 100 की जगह 90 रेट लगा देंगे। तो इस तरह की जो डिस्काउंट होती है
जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो या कभी कोई ऑफर चल रहा है, उसको हम कहते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरी होती है कैश डिस्काउंट। ज्यादातर बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस सब उधार पे चल रहे हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेस है सबके बड़े बड़े बोरिंग्स हैं। किसी ने बैंक से फाइनेंसेस लिए हुए हैं, किसी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, किसी ने पब्लिक से लोन्स लिए हुए हैं। बहुत सारे तरीकों से व्यापार चलता है और व्यापार में पैसा उधार लेते भी हैं, उधार देते हैं। ज्यादातर बिजनेस में जो होते हैं वो जब उधार देते हैं तो उधार देते समय वो कुछ कंडीशंस लगाते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि भाई हम आपको गुड्स देंगे 20 डेज क्रेडिट पे, 30 डेज क्रेडिट पे, 40 डेज क्रेडिट पे। इसका मतलब क्या हुआ? 30 डेज क्रेडिट मतलब ये कि हम आपको गुड्स देंगे और आपसे 30 डेज बाद पेमेंट। 20 डेज क्रेडिट का मतलब क्या है जी? हम आपको गुड्स देंगे और आपसे 20 डेज के बाद पेमेंट देंगे। बदले में वो आपसे चेक रखवा लेते हैं, सिक्योरिटी ले लेते हैं, तो वो आपको उधार देते हैं। इसी तरीके से सबका व्यापार चलता है। देखिए, कैश डिस्काउंट यहां पर इन्वॉल्व होता है। कभी कभी वो ये बोलता है कि जो बिजनेसमैन है वो कहता है जी हमारा 30 डेज क्रेडिट है, यानी कि हम आपको 30 डेज का उधार देंगे, पर अगर आप हमें आज कैश दे दोगे तो हम आपको 2% का ऑफ दे देंगे, हम आपको 2% छोड़ देंगे, या 1% छोड़ देंगे, या 3% छोड़ देंगे। तो कैश डिस्काउंट क्या है कि अगर आप कैश टाइमली पे करते हो या कैश पहले पे कर देते हो टाइम से, तो जो डिस्काउंट मिलती है उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। बेसिकली कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड फॉर द प्रॉम्प्टनेस ऑफ पेमेंट, फॉर द टाइमली पेमेंट। अगर आप टाइम से पेमेंट करते हो, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हो, तो जो वेंडर है, जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और दूसरा जो डिस्काउंट है, जब आपको क्वांटिटीज बल्क में खरीद रहे हो, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये अकाउंट्स में कभी नहीं लिखी जाएगी, लिखते ही नहीं आप। और कैश डिस्काउंट हमेशा लिखनी होगी। तो इसलिए हमको ये बात समझने की बहुत आवश्यकता थी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बिजनेस में बल्क में परचेज करने पे या किसी ऑफर्स में परचेज करने पे जो हमको पैसों की छूट मिलती है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो आपको उधार का समय दिया गया था उससे आपने पहले पेमेंट कर दिया या उस टाइम के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दिया, तो जो सप्लायर है, जो वेंडर है, जो विक्रेता है, वो आपको कुछ पैसे छोड़ देता है, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और नॉर्मली उसके लिए सीडी वर्ड यूज किया जाता है। आप मुझे बताएं, ईशान जी कोई डाउट है, हर्षित जी कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊं। नो सर। देखिए, आपने आज थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा, पर मैंने एक साथ नहीं आपको शुरू में बताया। वो इसलिए नहीं बताया ताकि आप बोर हो। आज थोड़ा बोर होंगे पर ज्यादा नहीं बोर करते हम आगे चल। ठीक है, चले ना आगे भाई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है, इसके लिए एक बात और बताई गई कि ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड्स में लिखनी ही नहीं है और कैश डिस्काउंट हमेशा लिखनी है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं लिखनी? आप खुद एक बात मुझे बताइएगा, इस तरीके से अकाउंट्स में लिखने में कोई इसका मतलब लगता है? अगर हम ये बोलें, हमें इसमें एक्सप्लेन करने लगे कि भाई
वो 500 रुपए का दे रहा था, हमने उससे बोला कि हमको इकट्ठे बताओ ज्यादा पीस चाहिए, तो उसने फिर हमको 400 में दे दिया। तो अब हमें ये बताने की क्या जरूरत है कि वो 500 में दे रहा था और इकट्ठे देने में उसने हमें 400 में दे दिया। हम सीधा सीधा बताएं कि भाई 400 के रेट से खरीदा। यहाँ पे क्या कोई मतलब थोड़ी नहीं कि वो इतने मांग रहा था, इतना कम कर दिया, इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ के इतने बढ़। सीधी सी बात है भाई, 100 रुपए की चीज थी, 90 में पा गए, 90 के हिसाब से एंट्रीज पास कर दी। ये 10 रुपीज जो छूट गए इसको कहीं पे भी हम नहीं लिखेंगे, और लिखना कोई समझदारी की बात ही नहीं है। अब ये क्या मतलब है कि कोई 10 रुपए की चीज दे रहा था, मैंने बोला इकट्ठे ले लेंगे तो कितने में देंगे, वो कहता है जी मैं आपको 9 में दे दूंगा, इसलिए मैं ये भी बताऊं कि 10 की थी, 9 में लिया, एक छुड़वाया। ये क्या मतलब है? अरे यार सीधा सीधा बताओ भाई, 9 रुपए में लेके आए, खत्म हो गई बात। वो सब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम रिकॉर्ड्स में नहीं लाते, हम प्लस माइनस करके सीधा देख लेते हैं। 100 की थी, 10 छोड़ दिया, 90 में मिली, हम ये 100 को भी नहीं लिखते, 10 को भी नहीं लिखते, सीधा सीधा 90 से हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू करते हैं कि 90 रुपीज का प्रोडक्ट है। और ये सेंसलेस एक्टिविटी होगी अगर ये हम उलूल जुलूल बात बताएं कि वो 500 मांग रहा था, 450 फिर हुआ, फिर 400 हो गया, 400 में रेट लग गया और हमने 400 में लेके आए, तो ये इतनी छुड़वा लिया, ये क्या मतलब? अब आपके मन में दूसरी तरफ ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, कह रहे हैं कि कैश डिस्काउंट हमेशा लिखनी है और ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं लिखनी है। ट्रेड डिस्काउंट का तो लॉजिक समझ में आ गया, क्यों नहीं लिखें, पर कैश डिस्काउंट क्यों लिखा जाए हमेशा इसी तरीके से? देखिए, कैश डिस्काउंट इज बेसिकली इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या है, आपको ये बात समझनी होगी कि हम अर्थ युग में रहते हैं। जो भी पैसे को यूज करता है, जो भी पैसे को यूज करता है, उसको बदले में ब्याज देनी पड़ती है। हम बैंक से उधार लेते हैं, हम बैंक का पैसा लोन लेते हैं, हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं, हमको बैंक को इंटरेस्ट देनी है। हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ब्याज के डालता है, बैंक हमें ब्याज देता है। तो बैंक हमारे पैसे को यूज कर रहा होता है। इसी से बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी पैसा यूज करेगा उसको ब्याज देनी होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लायर है, जो वेंडर है, वो इस तरह से कहता है जी सीडी रहेगा 2% या 3% या 1%, कुछ भी रहेगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भैया मुझे तुरंत पैसे दे दो तो मैं तुम्हें 2% छोड़ दूं। असल में वो बात क्या है कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, लिखा जरूर जाएगा डिस्काउंट, कहा जरूर जाएगा डिस्काउंट, असल में वो ये पीछे गणित कर रहा है कि ये जो 2% का जो है ना, ये ब्याज का पैसा छूट जा रहा है। अगर हमने आपसे 10,000 रुपए लेने और हमने बोला ये आप 1 महीने बाद दीजिएगा, अब मैं अगर इसी पैसे को आज आपसे पा जाता हूँ तो इससे मैं और बिजनेस कर लूंगा, इसको मैं बैंक में जमा कर दूंगा, मेरे को वहां से ब्याज मिल जाएगी। तो मैं ये देखूंगा कि जो कस्टमर है उसको मैं लालच दूं कि मैं इतने पैसे तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मुझे तुरंत पेमेंट दे दो। तो इससे क्या फायदा होता है कि वो हमें एक तो तुरंत पेमेंट करता है, उसको सस्ता पड़ जाता है, और हमको क्या है कि हमारी ब्याज बच जाती है। हमने ये पैसा अगर कहीं से लिया हुआ है तो उतने पार्ट को हम यूज खुद कर लेंगे, उस पार्ट को हम कहीं और लगा करके उससे पैसे कमा सकते हैं। तो अब हो क्या है, इनफैक्ट में जो पीछे माइंड के जो चलता है, जो बैक एंड में है, कि हम ये देखते हैं कि उसको उतनी पैसे की छूट देते हैं जितने कि हमें ब्याज का फायदा हो। तो ये जो ब्याज का फायदा हो रहा है उसी को इनफैक्ट में कैश डिस्काउंट है। तो अगर देखा जाए तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जो परचेजर है उसने पैसे तुरंत दे दिए तो उसको उतने रुपए के प्रोडक्ट सस्ता पड़ गया, और जो सेलर था उसके पास एक तो पैसे आ गए और उसको थोड़ा सा पैसों का छूट देनी पड़ी, कुछ डिस्काउंट देनी पड़ी, पर वो उसको दूसरी जगह यूज कर सकता है, उससे और पैसा कमा सकता है। बैंक में अगर उसी पैसे को जमा कर देगा तो बैंक से उसको ब्याज मिल जाएगी। तो हमेशा उसकी कोशिश क्या रहती है कि बैंक में या जो नॉर्मली हमें जो ब्याज मिल जाएगी उससे कम पैसे हम अपने कस्टमर को छोड़े। तो जब वो कम पैसे कस्टमर को छोड़ता है तो उसका ब्याज का भी बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह की जो डिस्काउंट होती है, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, वो रिकॉर्ड्स में हमेशा लिखनी है, क्योंकि इन फैक्ट में वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वो बैंक की इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक की नहीं, जो ब्याज का पार्ट है वो। सो फाइनली इतनी ट्रेड डिस्काउंट को कभी मेंशन नहीं करना है, कैश डिस्काउंट को हमेशा मेंशन करना है। ट्रेड डिस्काउंट देते हैं हम
बल्क क्वांटिटीज के लिए, खरीदने बेचने के समय में। कैश डिस्काउंट होती है फॉर द प्रॉम्प्टनेस ऑफ पेमेंट, फॉर द टाइमली पेमेंट, समय से भुगतान करने के लिए। ये उसका है। एक एग्जांपल लिया हमने फर्नीचर, costing rupees 25,000, purchased in cash.